welcome back to Humanities. I am Purva and आज की वीडियो में we'll be covering our class 12th history source based questions. तो ये source based questions क्या है, क्यों इतना हवा मचा हुआ है, क्यों हर एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्कैर्ड है, इतना ज्यादा डर सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को लेके क्यों है, कैसे खत्म होगा। आज इस वीडियो में वी विल बी कवरिंग आवर सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस फॉर फुल सिलेबस क्लास 12 हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैसे ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और इनको सोल्व करने का क्या तरीका है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सैंपल क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 31 to 33 are source based questions with 3 sub questions and are of 4 marks each। तो 4 मार्क के आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे जो कि सोर्स बेस्ड होंगे, यानी कि अ टोटल ऑफ 12 मार्क्स फॉर योर सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। तो 12 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। तो हर एक पार्ट के 3 सब क्वेश्चंस होंगे, राइट। चलिए देखते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए सैंपल क्वेश्चन पेपर में पहला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे एनसीईआरटी से ही कट आउट दिया हुआ है, हालांकि आपके पेपर में ये टेक्स्ट आएगा, राइट। चलिए 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है, राइट। तो स्टेप नंबर 1 इज टू रीड द क्वेश्चंस। क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाई वाज सांची एन इंटरेस्ट टू अलेक्जेंडर कनिंघम। सांची एंड अलेक्जेंडर कनिंघम के लिए इंटरेस्टिंग क्यों था, क्यों पसंद था, व्हाट वाज द रीजन व्हाई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ वाज सांची रिलेटेड विद बुद्धिज्म। कैसे सांची और बुद्धिज्म का रिलेशन है, ये पूछा है। एंड क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड शाहजहां बेगम कंजर्व सांची स्तूपा, राइट। तो कैसे उन्होंने कंजर्व किया सांची स्तूपा को। अब ये 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये सोर्स ना भी पढ़ें तो आपने अगर एनसीईआरटी रीडिंग करी है, चैप्टर पढ़ा है, आपको ऑलरेडी आंसर पता है, तो इनके लिए घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके बेसिक एनसीईआरटी के टेक्स्ट से कनेक्टेड होंगे। एंड यहाँ पे बस क्या दिखाया गया है, सांची का जिक्र हुआ है। तो एक बार इसको रीड करके देखते हैं कितना कनेक्शन है। The most wonderful ancient buildings in the state of Bhopal are at Sanchi Kanakhera, a small village under the brow of a hill some 20 miles northeast of Bhopal, which we visited yesterday. We inspected the stone sculptures and statues of the Buddha and an ancient gateway. Ancient gateway क्या है यहाँ पे, stupa at Sanchi, right? The ruins appear to be the object of great interest to the European gentlemen. तो यहाँ पे आंसर हमें मिल गया है, क्या है, the ruins appear to be the object of great interest to European gentlemen. अब Major Alexander Cunningham stayed several weeks in this neighborhood and examined these ruins carefully. Ruin क्या है, जो बचा हुआ पार्ट है, right? जो we can say remains होते हैं उस जगह के, right? तो ये थे great interest के for Alexander Cunningham. Why? क्योंकि ही मतलब ये हेल्प करते हैं हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में, एंड दैट इज व्हाई ही एग्जामिन्ड दीज रूइंस मोस्ट केयरफुली। तो हमें आंसर नंबर 1 मिल गया। आगे देखते हैं। ही टुक ड्रॉइंग्स ऑफ द प्लेस, डिसाइफर्ड द इंस्क्रिप्शन, डिसाइफर यानी कि डिकोड किया क्या लिखा है इंस्क्रिप्शन में, एंड बोर्ड शाफ्ट्स डाउन These domes, यानी कि वहां पे ड्रिलिंग करी, राइट। डोम के नीचे की जानने के लिए क्या है, कितना पुराना है। The results of his investigations were described by him in his English work. क्लियर है। तो यहाँ पे हमें अपना पहला आंसर मिल गया है कि why was Sanchi an interest to Alexander Cunningham, right? How was Sanchi related with Buddhism, हमें चैप्टर में पता है। And how did शाहजहां बेगम conserve Sanchi स्तूपा। चलिए आंसर्स की बात करते हैं। कनिंघम को क्या इंटरेस्ट था, सबसे पहला पॉइंट तो कि भैया रूइंस को स्टडी करता था, राइट। वो हमने पैराग्राफ में हमें मिल गया। उससे क्या, टू प्रिपेयर इलस्ट्रेटेड रिपोर्ट्स ऑन द स्तूपा। और क्यों ऐसा, क्योंकि भैया स्तूपा ऑफ सांची इट वाज अ big center of Buddhist heritage and an important part in the history and archaeology of India. इन questions में ना आपको basic common sense apply करनी और लिख देना है। Fine, clear है। अब how was Sanchi related with Buddhism? Sanchi is one of the oldest Buddhist monuments and it contains the relics of Buddha. वहां पे बुद्धा जी के remains हैं, right? The domed shape of the stupa represents Buddha seated in meditation.
एक्सप्लेन कर देना है कि क्यों है वो एक साइट, क्योंकि वहां पे बुद्धा जी के रिमेन्स हैं। क्लियर? आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। कैसे कंजर्व किया शाहजहां बेगम ने? The rulers of Bhopal, Shahjahan Begum and Sultan Jahan Begum provided money for the preservation of the ancient site. John Marshall dedicated his important volumes on Sanchi to Sultan Jahan. She also funded the museum that was built there as well as the guest house where John Marshall lived. She also funded the publication of the volumes written by John Marshall. सब कुछ बता दिया हमने जो हमने NCERT में पढ़ा है। बेसिक NCERT पूछा जा रहा है, घबराना नहीं है। चलिए, सो हमारा सेकेंड सोर्स है फ्रॉम आवर भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस। क्या बोला है? लव फॉर द लॉर्ड मीराबाई से रिलेटेड है। तो पहले स्टेप क्या है? क्वेश्चंस को पढ़ना। एग्जामिन द रीजन ऑफ कॉलिंग मीराबाई एज एन एस्थेटिक फिगर। ठीक है, क्यों हम उन्हें एक एस्थेटिक फिगर मांगते हैं? उनको एस्थेटिज्म से हम इक्वेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एनालाइज मीराबाईज रिलेशन विद मेवाड़। How was Mirabai unique among the poet saints of Bhakti movement? उनमें क्या अलग था? तो एक बार ये पढ़ते हैं। This is part of a song attributed to Mirabai. उनके लिए जो लिखा गया है उनको डिस्क्राइब कर रहा है। I will build a funeral pyre of sandalwood and aloe, lighted by your own hand. When I am burned away to cinders, smear this ash upon your limbs. Let flame be lost in flame. In another verse, she sings, what can Mewad's ruler do to me? If God is angry, all is lost. But what can the Rana do? Right? तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस पैराग्राफ से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपने NCERT पढ़ी है, so you know all the answers that मीराबाई was married टू द किंग ऑफ मेवाड़। तो इसका आंसर देखते हैं। मीराबाई को क्यों एस्थेटिक बोला गया है? एस्थेटिज्म का मतलब क्या है? कि आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, आप किसी भी तरीके की इंडल्जेंस में नहीं है। राइट? सो मीराबाई लेड द लाइफ ऑफ एस्थेटिज्म, यानी कि वो किसी भी जो माया हम बोलते हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। एंड बिकेम अ डिवोशनल एंड मिस्टिक पोएट। जो पढ़ा है NCERT में वही लिखना है। She stood against the conventions of her time. She showed her spiritual devotion for Krishna. जितना भी आपको मीराबाई के बारे में पता है थोड़ा सा लिख दो। क्लियर है? राइट? अच्छा जी, अब मेवाड़ से क्या रिलेशन था? मीराबाई was married to crown prince of मेवाड़, but after few years राणा ऑफ मेवाड़ died. आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्या उनमें खास बात थी? Owing to her socio-economic background as well as her gender. भाई विमेन थी वो, सबसे पहली बात तो ये है डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर। एंड सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से थी। बोर्न अ प्रिंसेस, शी ऑप्टेड फॉर द लाइफ ऑफ अ सेंट, शी लिव्ड अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी, शी शोड एब्सोल्यूट डिवोशन टू हर बिलवेड कृष्णा। राइट? दिस इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे देखिए, रिपब्लिक, इंडिया इज बाउंड टू बी सोवरेन, इट इज बाउंड टू बी इंडिपेंडेंट एंड बाउंड टू बी अ रिपब्लिक, ये सब है। राइट? क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का ये एक हिस्सा है। एक्सप्लेन द टर्म सोवरेंटी। सोवरेंटी का मतलब क्या है? राइट? हाउ हैज डेमोक्रेसी बीन रिलेटेड विद सोवरेंटी इन द पैसेज। तो यहां पे हमें बताया गया है, पैसेज से पढ़ के लिखना है। हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स हाईलाइट द नीड ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे हमें तीन चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहला, सोवरेंटी क्या है, डेमोक्रेसी और सोवरेंटी का क्या रिलेशन है, और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की क्या जरूरत है, क्या नीड है। तो चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। वी से दैट इट इज आवर फर्म एंड सोलेम रिजॉल्व टू हैव एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। किसमें बोलते हैं हम ये? प्रियम्बल में। India is bound to be sovereign, it is bound to be independent, and it is bound to be a republic. Now, some friends have raised the question, why have you not put in the word democratic here? तो यहाँ तक पूरा जस्टिफाई किया है कि भैया हमने क्यों साफ साफ डेमोक्रेटिक वर्ड नहीं लिया, ताकि हम ऐसा भी डेफिनेटली वी स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी, लेकिन we want the people to choose what is favorable for them, right? तो यहाँ पे लिखा है, we are not just going to copy, I hope, a certain democratic procedure or an institution of a so-called democratic country. We may improve upon it. In any event, whatever system of government we may establish in future, क्योंकि constituent assembly की debate है,
must fit it with the temper of our people and be acceptable to them. तो सबसे पहला आंसर sovereignty, यहाँ पे sovereign word यूज हुआ है और sovereignty क्या है? Absolute control over our country, right? कि कोई foreign power आके हम पे रूल नहीं कर सकती. It is the supreme power of the state to govern itself, right? जो हमारे पास authority है, absolute control है अपने system के ऊपर कि कोई भी foreign power आके हम पे कब्जा नहीं कर सकती, रूल नहीं कर सकती, इंटरफेयर नहीं कर सकती, राइट? दैट इज सोवरेंटी, राइट? और डेमोक्रेसी क्या है? अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल. ये रिलेटेड कैसे हैं? यहाँ पे किसके पास है कंट्रोल? पीपल आर द अल्टीमेट वी कैन से डिसीजन मेकर्स, राइट? क्योंकि इनडायरेक्टली तो लोग ही इलेक्ट कर रहे हैं ना, सारे ही हमारे सारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स को जो लॉ बना रहे हैं, राइट? सो ये हमारा डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी और सोवरेंटी का रिलेशन हो गया. यहाँ पे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का सिर्फ और सिर्फ जिक्र हुआ है. आप देखेंगे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, देखिए the house will notice that in this resolution, although we have not used the word democratic because we thought it is obvious that the word republic contains that word. Republic का मतलब democracy है, but we did not want to use unnecessary words. इसीलिए हमने यहाँ democracy का use नहीं किया and redundant words, but we have done something much more than using the word, right? कि भैया republic में तो आ ही गई ना democracy. So we have given the content of democracy in this resolution, and not only the content of democracy but the content of economic democracy. Economic democracy का क्या मतलब है? जैसे पूछा है, others might take objection to this resolution on the ground that we have not said that it should be a socialist state. Well, I stand for socialism and I hope India will stand for socialism and that India will go towards the constitution of a socialist state, and I do believe that the whole world will have to go that way. कि जैसे एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में पावर किसके पास होती है? पीपल के पास होती है टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. वैसे ही अब क्या होगा? मार्केट स्ट्रक्चर में जो अल्टीमेट पावर है किस चीज की? डिसीजन मेकिंग पावर, वो अब कंज्यूमर्स, वर्कर्स, सप्लायर्स, ब्रॉडर पब्लिक को ओपन हो जाए, राइट? तो यहाँ पे भी पीपल के पास आ जाती है अल्टीमेट पावर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, इकोनॉमी में. सो दिस इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, राइट? और कुछ भी फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस में आपको हमेशा डायरेक्ट आंसर्स नहीं मिलेंगे. आपने जो बुक में पढ़ा है, जो एनसीईआरटी में पढ़ा है, वही आपको कई क्वेश्चंस में लिख के आना पड़ेगा. क्लियर है ये बात? चलिए, सो इसका क्या आंसर होगा? सोवरेंटी का मतलब बताया, इट मींस पीपल हैव सुप्रीम राइट टू टेक डिसीजंस इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स. मेन रीजन तो ये है, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको बताया, राइट? फिर डेमोक्रेसी और सोवरेंटी का क्या रिलेशन है? इट शोड दैट इंडिया इज गोइंग टू बी अ सोवरेन स्टेट, not under the dominion of any other country, not being subject to the control of any other state or external power. sovereignty को explain कर दिया, और republic का बता दिया, indicating a government by the people for the people. that democracy is already understood in republic. ये हमने पैराग्राफ में पढ़ा. क्लियर है? आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. Economic democracy. Indian constitutional framers strive to promote the welfare of the people by securing a social, we would say social justice, जहाँ पे social, economic, political justice है हर जगह all over the country. They wanted India to be a socialist state. They tried to frame policies through which inequalities to be minimized in income and status. Basically जो भी constituent assembly का we could say aspiration थी, वो हमने यहाँ पे लिख दिया. आई बात समझ में? घबराना नहीं है, आगे चलते हैं. अब ये आपका टर्म 2 का पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है. ध्यान से देखिए कैसा केस बेस्ड क्वेश्चन आया है. तो दरबार ए अकबरी. चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. हाउ वर द पीपल इन्फॉर्म्ड अबाउट द कंडक्ट ऑफ द कोर्ट? कैसे लोगों को पता चलता था? नंबर 2, हाउ वाज द सोशल कंट्रोल एक्सरसाइज्ड इन द कोर्ट? कोर्ट के बारे में, मुगल कोर्ट की बात हो रही है. हाउ डिड अकबर डिस्पोज ऑफ द अपील्स और केसेस इन द कोर्ट? चलिए तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं. दरबार ए अकबरी यानी कि कोर्ट की बात हो रही है. तो ये हमें अबुल फजल की कौन सी किताब से पता चलता है?
कमेंट करके बताइए। Whenever His Majesty Akbar holds court, a large drum is beaten, the sounds of which are accompanied by divine praises. In this manner, people of all classes receive notice. Answer बन गया है कि कैसे लोगों को पता चलता है? ड्रम से, राइट? क्लियर है? साउंड्स ऑफ विच आर अकम्पनीड बाय डिवाइन प्रेजेस, यही आपको लिख देना है, इससे लोगों को पता चल जाता है, राइट? हिज मैजेस्टीज सन्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, द ग्रैंडीज ऑफ द कोर्ट एंड ऑल अदर मैन हु हैव एडमिटेंस अटेंड टू मेक द कॉर्निश एंड रिमेन स्टैंडिंग इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? पूरा कोर्ट का क्या माहौल था। तो फर्स्ट आंसर तो हमें डायरेक्टली मिल गया है, सेकंड और थर्ड आंसर देखते हैं। नंबर 1, जैसे हमने डिस्कस किया, एज अ साइन ऑफ द कंडक्ट ऑफ द कोर्ट द लार्जर ड्रम वाज बीटन एंड साउंड्स वर अकम्पनीड बाय डिवाइन प्रेजेस व्हेनेवर एम्परर अकबर हेल्ड द कोर्ट। ठीक है, सोशल कंट्रोल कैसे रेगुलेट होता था? थ्रू जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, एक्सेप्टेबल फॉर्म्स ऑफ एड्रेस एक तरीका है जो किंग है उनको सैल्यूट करने का, राइट? कर्टेसी एंड लैंग्वेज एंड एटिकेट, कोर्ट एटिकेट जो हमने पढ़ा है, वॉयलेशन इफ नोटिस वाज पनिश्ड इमीडिएटली, राइट? तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। देन इन द कोर्ट ऑफ अकबर ऑफिसर्स ऑफ जस्टिस प्रेजेंट देयर रिपोर्ट्स, His Majesty with his usual insights gives orders and settles everything in a satisfactory manner, जो हमने पैराग्राफ में देखा। ठीक है, तो ऐसे क्या होता था? टाइमली डिस्पोजल होता था। क्लियर है? कुछ पैराग्राफ से, कुछ एनसीईआरटी से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था टर्म 2 में? वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, डिफाइन द टर्म सोवेरेंटी। पढ़ चुके हैं, सैंपल पेपर में आया और पास्ट ईयर क्वेश्चन है। विच कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कंट्रीज वर रेफर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कौन कौन सी कंट्रीज से क्या लिया गया था? आइडिया लिया गया था, उनसे थोड़े से प्रोविजंस लिए गए थे। एंड हाउ इज डेमोक्रेसी एक्सप्लेन्ड इन दिस सोर्स? जहां पे आ जाए इन दिस पैसेज, इन दिस सोर्स, तो वो वहीं यहीं से आंसर देना है। क्लियर है? चलो, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए, why have you not put in the word democratic here? जो आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर में वही सेम आया हुआ है। Well, I told them that it is conceivable, of course, that a republic may not be democratic, but the whole of our past is witness to this fact that we stand for democratic institutions. कौन सी कंट्री से रेफर किए थे? ये एडिशनल है, इस पैराग्राफ में नहीं गिवन। सोवरेंटी जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, राइट? सो यहां देखिए, पॉलिटिकली सोवेरेंटी रेफर्स टू अ डोमिनेंट पावर और सुप्रीम अथॉरिटी। सोवेरेंटी कैन बी डिफाइंड एज द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट अनअफेक्टेड बाय एनी अदर स्टेट्स आउटसाइड पावर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप कंट्रीज लिख के आएंगे जिससे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़े थोड़े पार्ट्स अडॉप्ट किए। तो सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूके, यूएसए, फ्रांस, आयरलैंड, राइट? ये सब परफेक्ट। आगे चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी टर्म 2 का दूसरा सेट है, उसका क्वेश्चन है द एक्सेसिबल एम्परर। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ अकबर्स एक्सेसिबिलिटी ऑन द माइंड्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। Why did Akbar invite Jesuit mission to his court? How did Akbar use to facilitate meetings for those who wanted to call on him? झरोका दर्शन, समझ गए ना? क्वेश्चन पढ़ते ही, क्लियर है, राइट? सो इसमें से हमें आंसर निकाल लेना है। सबसे पहली चीज तो क्या इम्पैक्ट था? ऑब्वियसली जो पीपल थे वो उनसे एम्परर से कनेक्ट करने लगे, राइट? सो दे सॉ हिम एज एन आइडियल। एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं। It is hard to exaggerate how accessible he makes himself to all who wish to be the audience for him. For he creates an opportunity almost every day for any of the common people or the nobles to see him and to converse with him, and he endeavors to show himself pleasant, spoken and affable rather than severe towards all those who come to speak with him. सबके साथ kind है, सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। It is very remarkable how great an effect this courtesy and affability has in attaching him to the minds of his subjects. क्लियर है? इजी टॉपिक है, आंसर्स देखते हैं। देखिए, द हाईएस्ट रिस्पेक्ट वाज शोन बाय अकबर टुवर्ड्स द मेंबर्स ऑफ जेसुइट्स, इम्प्रेस्ड देम डीपली। इम्प्रेस होते हैं पीपल, राइट?
सो यहाँ पे लोगों पे क्या इंप्रेशन पड़ रहा है? अच्छा है। द आइडिया ऑफ सोल इक्वल एब्सोल्यूट पीस। क्लियर है? ये कीवर्ड्स हैं आपके, राइट? सेकंड क्वेश्चन पे देखिए, द जेजुइट्स आर द पीपल हु स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। बुक में गिवन है, अकबर वाज क्यूरियस अबाउट क्रिश्चियनिटी एंड ही सेंट एन एम्बेसडर टू गोवा to invite the Jesuit priests. The first set of people came to Mughal court at Fatehpur Sikri. ये हमने बुक में पढ़ा है, बुक से क्वेश्चन है. Akbar was accessible to all the subjects. He created an opportunity every day through झरोका दर्शन. झरोका दर्शन आप लिखेंगे, क्लियर है? सो ये आपका आंसर होगा. आप देख सकते हैं इवन बुक में एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स नहीं है. आपको किसी भी बुक पे ब्लाइंडली रिलाई नहीं करना है, अपना इनपुट डालना है. डेफिनेटली आइडिया ले सकते हैं, आपको एक फ्रेमवर्क पता चला है क्या आएगा आंसर में, लेकिन द कीवर्ड्स दैट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन आर द मेन प्लस पॉइंट्स. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देयर कैन नॉट बी एनी डिवाइडेड लॉयल्टी. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामिन द कंसर्न ऑफ गोविंद बल्लभ पंत फॉर अ यूनिफाइड नेशन. Why was loyalty considered as an important attribute of social pyramid? Analyze the aspects considered significant for the success of democracy. So, Gobind Ballabh Pant argued that in order to become loyal citizens, people had to stop focusing only on the community and the self. खुद से हटो. For the success of democracy क्या करना है? जो क्वेश्चन में पूछा गया है, one must train himself in the art of self-discipline. आंसर बन गया, ठीक है? इन डेमोक्रेसीज वन शुड केयर लेस फॉर हिमसेल्फ एंड मोर फॉर अदर्स. आंसर बन गया. देयर कैन नॉट बी एनी डिवाइडेड लॉयल्टी. ऑल लॉयल्टीज मस्ट एक्सक्लूसिवली बी सेंटर्ड अराउंड द स्टेट, अराउंड द कंट्री, राइट? क्लियर है? If in a democracy you create rival loyalties or you create a system in which any individual or group, instead of suppressing his extravagance, cares not for larger or other interests, then democracy is doomed. तो उनको क्या कंसर्न था कि अगर लोग अपने पे फोकस करेंगे, अपनी कम्युनिटी पे फोकस करेंगे, तो हो गई डेमोक्रेसी, तो हो गया नेशन एक बहुत हेल्दी डेमोक्रेटिक नेशन. सबको अपने से हटके कंट्री के बारे में, स्टेट के बारे में सोचना है, यही कंसर्न है. व्हाई वाज लॉयल्टी इंपॉर्टेंट इन द सोशल पिरामिड? ताकि असल में हम एक ट्रू डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर सकें. एंड क्या क्या जरूरी है सक्सेस फॉर डेमोक्रेसी के लिए, जो हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा. पूरा पैराग्राफ बेस्ड आपका ये पैसेज है, क्वेश्चन है. चलिए, सो यहाँ पे आंसर देखिए क्या कंसर्न था. पीपल नीड टू स्टॉप फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन देमसेल्व्स एंड देयर कम्युनिटीज इन ऑर्डर टू बिकम लॉयल सिटीजंस. इन ऑर्डर टू सक्सीड इन डेमोक्रेसी वी मस्ट लर्न सेल्फ डिसिप्लिन. क्लियर है? बेसिकली यही आंसर है हर एक क्वेश्चन का घुमा फिरा के, राइट? एक बार पढ़ लीजिएगा. आगे चलते हैं. सो अब हम चैप्टर वाइज सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं. मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 1. पहला पैसेज है द मोस्ट एंशिएंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड. क्लियर है? चलिए, सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चंस पढ़ने हैं. Why had Mackay described this system as the most complete ancient drainage system? Question number 1. Question number 2. Was the drainage system similar in large and small settlements of Harappa? क्या लार्ज जगह पे और जो स्मॉल जगह है, स्मॉल सेटलमेंट्स है, उधर ये दोनों सेम है या कहीं पे कुछ डिफरेंस है ड्रेनेज सिस्टम में? गिव एनी 2 फीचर्स ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम. तो यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स लिख के आएंगे. 2 पॉइंटर में आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, पॉइंट्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, राइट? सो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया हुआ है. Every house was connected to the street drains. NCERT से ही है ये पैराग्राफ, राइट? क्लियर है? The main channels were made of bricks set in mortar. पूरा हमें स्ट्रक्चर दे दिया है, राइट? फीचर्स बता देंगे पैसेज से ही उठा के. चलिए आंसर देखते हैं. Mackay has described it as a complete drainage system because it is well planned, systematic and unique like its contemporary civilization. Particularly drainage system cleanliness is also a major factor. क्यों complete है? क्योंकि पूरी तरीके से developed है, right? Basic common sense. ठीक है? सेकेंड पॉइंट का आंसर क्या है?
Drainage systems were not unique to larger cities but were found in smaller settlement as well. हर जगह पाए जाते थे. At Lothal, for example, while houses were built of mud bricks, drains were made of burnt bricks. ये हमने NCERT का ही एग्जाम्पल दे दिया है. फीचर्स, कोई भी आप 2 फीचर्स बता सकते हैं जो हमें पैसेज में गिवन है ऑलरेडी. एवरी हाउस वाज कनेक्टेड विद स्ट्रीट ड्रेन. द मेन चैनल वाज मेड ऑफ ब्रिक्स सेट इन वाटर एंड वर covered with loose bricks that could be removed for cleaning. तो कैसे देख रहे हैं, कुछ पैसेज से आएगा, कुछ NCERT से आएगा. आगे चलते हैं. सेकेंड सोर्स देखिए, एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन. राइट, देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं. Why is the lane called the Dead Man Lane? State the conclusions that scholars and archaeologists draw from this information. Give reasons to justify that the earlier interpretations can sometimes be reserved. तो पहले क्वेश्चन पढ़ा, अब पैराग्राफ को पढ़ेंगे. So यहाँ पे पूरा आंसर गिवन है. Dead Man Lane is a narrow alley varying from 3 to 6 feet in width. At the point where the lane turns westward, part of a skull and the bones of the thorax and upper arm of an adult were discovered, all in a very friable condition at a depth of 4 feet 2 inches. The body lay on its back diagonally across the lane. 15 inches to the west were a few fragments of a tiny skull. It is to these remains that the lane owes its name. इसीलिए इसको Dead Man Lane बोला जाता है. सो आंसर देखिए, द लेन इज कॉल्ड डेड मैन लेन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सब मिलता है. कोई भी 2 पॉइंट्स आपको बताने हैं. राइट, स्कॉलर्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इससे क्या कंक्लूड किया है, इससे उनको क्या पता चला है, दैट द एविडेंस पॉइंट्स टू एन इन्वेजन. राइट, जो हमने टॉपिक है उससे आंसर बना दिया है. अकॉर्डिंग टू देम दिस इन्वेजन ब्रॉट अबाउट द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन. यानी कि किसी ने इन्वेड किया हड़प्पन सिविलाइजेशन पे, और वी कैन से जैसे हमने जो पढ़ा है ना, रीजंस फॉर द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन. हो सकता है कोई एक्सटर्नल थ्रेट आया हो, वॉर हुई हो उस जगह पे. राइट, क्लियर है. और ये जो इंटरप्रिटेशन है ये गलत कैसे साबित हुई है कई बार, क्योंकि जो फ्रेश एविडेंस है वो इसे सपोर्ट नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल, जॉर्ज डेल्स फाइंड्स दैट द स्केलेटन्स फाउंड डिड नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड. वो या तो पहले के हैं या बाद के हैं. बोन्स फाउंड सजेस्ट स्लॉपी बेरियल प्रैक्टिसेस. देयर वर नो साइंस ऑफ द स्ट्रगल और डिफेंस और वॉर. तो इसीलिए ये सपोर्ट नहीं कर रहा है. तो बेसिकली प्रो और कॉन दोनों आपसे पूछा था. तो बेसिक कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो इजिली आंसर कर पाओगे. चलिए, मूविंग ऑन टू आवर चैप्टर नंबर 2, द एंग्विश ऑफ द किंग. क्वेश्चन पढ़ेंगे, हु वाज कॉल्ड देवनाम पियादासी. राइट, क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस. एंड क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर ऑफ कलिंगा ऑन द किंग. तो पहले यहां पढ़ते हैं. When the king Devanamappiya Piyadasi had been ruling for 8 years, the country of the Kalingas was conquered by him. Right? तो 150,000 men were deported, 100,000 were killed, and many more died. After that, now that the country of Kalinga has been taken, Devanamappiya is devoted to as intense study of Dhamma, to the love of Dhamma, and to the instructing of people in Dhamma. This is the repentance, bhugtan of Devanamappiya on account of his conquest of the country of Kalingas. For this is considered, for यानी कि because this is considered very painful and deplorable by Devanamappiya, that while one is conquering an unconquered country, slaughter, death and deportation of people take place there. कंट्री तो जीत ली, लेकिन कितने बड़े कॉस्ट पे कितने लोगों की जाने गई. राइट, क्लियर है. तो चलिए आंसर देखते हैं. So, as studied in our NCERT, Ashoka, the Mauryan emperor, was called the Devanamappiya Piyadasi. Right? तो बहुत इजी आपको पता है अगर NCERT पढ़ी है, so you know the answer. तो देख रहे हैं NCERT के बिना कुछ भी नहीं आप कर पाएंगे. Right? Inscriptions की इंपॉर्टेंस क्या है? That they provide new direction to the investigations into early Indian political history. हमें new information provide करते हैं. Right? They help us in the discovery of new scripts, which can help the scholars to read new manuscripts and compare them with other samples. So in reconstruction of history, limitations क्या है? Pointers में लिखना है आपको, paragraph में नहीं लिखना.
दैट वो बहुत फेंटली एंग्रेव्ड होते हैं, पुराने होते हैं तो बहुत ज्यादा ब्लर होते हैं, मिसिंग और डैमेज लेटर्स मेकिंग द रिकंस्ट्रक्शंस अनसर्टेन, और इट इज नॉट इजी टू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन दिस इंस्क्रिप्शंस बिकॉज ये उस पीरियड की भाषा में लिखे होते हैं। क्लियर है? चलिए, फिर क्या इफेक्ट था अशोका की लाइफ पे कलिंगा वॉर का? ही वॉज सैडेंड बाय द ट्रेजेडीज ऑफ द वॉर एंड डिस्क्राइब्ड इट हिमसेल्फ, and he felt that all people who lived in the conquered country suffered from violence, murder and separation from their loved ones. क्लियर है? इसीलिए उन्होंने क्या किया? धम्मा को प्रोपोगेट किया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What the king's officials did? क्वेश्चन पढ़ते हैं। For what purpose were the king's officials appointed? Explain the types of jobs they carried out and what was the need to superintend the work of the workmen. इसका आंसर आपको खुद टॉपर की आंसर शीट से प्रोवाइडेड है। पर्पस फॉर अपॉइंटिंग किंग्स ऑफिशियल्स एज सुपरवाइजर्स, सुपरवाइज करने के लिए, इंस्पेक्टर्स, टू मेंटेन सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस दैट इज इक्वालिटी इन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, टू मॉनिटर वर्क्स एट लोकल लेवल, प्रोविंशियल लेवल, बेसिक नॉलेज, कॉमन सेंस। टाइप्स ऑफ जॉब्स क्या क्या थे? superintend rivers, measuring land, tax collectors, in charge of huntsmen, superintendent occupations, दोनों ही मतलब रिपीट कर दिया है, राइट? नीड टू superintend work of workmen so that they make high quality commodities, to maintain the standards of commodities, मतलब कुछ भी लिखा हुआ है भाई, बस रेलेवेंट होना चाहिए आपके क्वेश्चन से। ट्रस्ट मी, आप खुद देख लो भाई आंसर शीट। To export goods thus produced, to ensure supply of goods, furniture, etc. to royal family, right? जो नेक्स्ट सोर्स है इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त है, राइट? चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गिव द मीनिंग ऑफ प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती है? समुद्रगुप्त इज कंपेयर्ड टू गॉड्स, जस्टिफाई द कंपैरिजन। ऐसा क्यों बोला गया है? नेम 2 सोर्सेज यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ गुप्ता रूलर्स। स्ट्रेट सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आंसर। प्रशस्ति क्या है? इंस्क्रिप्शंस रिटन इन प्रेज ऑफ किंग्स, राइट? सो हमने प्रशस्ति का मीनिंग बता दिया। समुद्रगुप्त को क्यों कंपेयर किया जाता था? बाय अडॉप्टिंग हाई साउंडिंग टाइटल्स, रूलर्स सॉट टू गेन लेजिटिमेसी एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द सब्जेक्ट्स, राइट? सो ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जो एनसीईआरटी से पढ़ा था। 2 sources are coins and inscriptions, जो गुप्ता रूलर्स को उनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं, राइट? आपने कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस फाउंड ऑन स्टोन एंड कॉपर प्लेट्स भी पढ़ा है इन आर एनसीईआरटी। सो आप देख रहे हैं एनसीईआरटी इज द मेन सोर्स। आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सोर्स है दैट इज ऑन प्रभावती गुप्ता एंड द विलेज ऑफ दंगुना। प्रभावती गुप्ता का जो एग्जाम्पल आता है वो प्रॉपर्टी फॉर विमेन है ना, उसमें बहुत ज्यादा लिया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। हाउ डिड प्रभावती गुप्ता शो हर अथॉरिटी थ्रू द इंस्क्रिप्शन? हाउ डिड द इंस्क्रिप्शन गिव अस एन आइडिया अबाउट द रूरल पॉपुलेशन? एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ द चार्टर इशूड बाय प्रभावती गुप्ता। चलिए तो पैराग्राफ को रीड करते हैं और देखते हैं कैसे हम ये क्वेश्चंस आंसर करेंगे। This is what Prabhavati Gupta states in her inscription. Prabhavati Gupta commands the Grama Kutumbinas, householders, peasants living in the village. तो ये है वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। Brahmanas and other living in the village of Danguna. Be it known to you that on the 12th of the bride of Kartika, we have, in order to increase our religious merit, donated this village with the pouring out of water to the Acharya Chanala Swamin. You should obey all his commands. We confer on him the following exemptions typical of an Agrahara. Not to be entered by the soldiers and policemen, exempt from the obligation to provide grass, animal hides as seeds and charcoal to touring royal officers, exempt from purchasing. Basically बता दिया है कि क्या क्या वो करेंगे। तो कैसे अथॉरिटी दिखाई कि उनके पास पूरे एक विलेज का कंट्रोल था, राइट? So, Prabhavati Gupta showed her authority by giving her commands in the inscription to Gram Kutumbinas of Danguna.
रूरल पॉपुलेशन के बारे में क्या पता चल रहा है कि वो उसमें क्या क्या है, ग्राम कुटुंबिनास है, पेजेंट्स है, ब्राह्मणास है, आचार्य है, सोल्जर्स है, पुलिसमैन है, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ द चार्टर क्या है? Charter was a command or order for all those living in the village and they had to obey the commands. It provides some insight into the relationship between cultivators and the state. It also gives an idea about rural population who were expected to provide a range of produce to the king or his representatives. है पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको क्वेश्चंस पढ़ के ये देखना है कि क्या एनसीईआरटी के बेसिस पे आएगा और क्या आपका पैसेज के बेस पे आपको लिखना है। चलिए मूविंग ऑन टू आवर चैप्टर नंबर 3, द्रौपदीज मैरिज से रिलेटेड आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। Why did King of Panchala organize a competition? What was the form of Draupadi's marriage during महाभारत era? क्या बोलते हैं? स्वयंवर, है ना? Why didn't Kunti take her words back? How does this story strengthen Pandava's brotherhood? पूरा महाभारत का निचोड़ पूछ लिया गया है। दो और क्वेश्चंस है, एनालाइज द रोल ऑफ द सीर व्यासा इन महाभारता एंड हाउ डिड व्यासा जस्टिफाई द मैरिज ऑफ 5 ब्रदर्स विद द्रौपदी। वेरी इंपॉर्टेंट, देखते हैं। आंसर नंबर 1, Draupadi, the king of Panchala, organized a competition where the challenge was to string a bow and hit a target. The winner would be chosen to marry his daughter Draupadi. ये अगर आपने नॉर्मल महाभारत आपको पता भी है, सीरियल्स में देखी अपनी दादी के साथ, तो you will be able to answer this. It is a custom of a woman being married to more than one man at the same time. Pandavas returned with Draupadi to their mother Kunti, who even before she saw them asked them to share whatever they had got. She realized her mistake when she saw Draupadi, but her command couldn't be violated. Pandavas wanted to marry with the consent of the brothers. और ये कैसे जस्टिफाई किया है व्यासा ने, या व्यास जो हम बोलते हैं, कि a woman had prayed to Shiva for a husband and in her enthusiasm 5 बार मांग लिया, तो this woman was now reborn as Draupadi and Shiva had fulfilled her prayers, right? तो इससे जस्टिफाई होती है ये मैरिज। व्यासा told Draupadi that the Pandavas were in reality incarnations of Indra, whose wife had been reborn as Draupadi and they were thus destined for each other. क्लियर है? आगे चलते हैं। However, आपका सिर्फ 4 मार्कर आएगा और 3 सब पॉइंट्स होंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है दैट इज प्रॉपर सोशल रोल्स। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड द्रोणा रिफ्यूज टू हैव एकलव्य एज हिज प्यूपिल। ये सब हमको पता है, बेसिक नॉलेज है हमें अपनी हिस्ट्री की, राइट? आगे चलते हैं। हाउ हैड द्रोणा केप्ट हिज वर्ड गिवन टू अर्जुन? डू यू थिंक दैट द्रोणा's बिहेवियर विद एकलव्य वाज जस्टिफाइड? गिव रीजन। सो एकलव्य वाज अ फॉरेस्ट ड्वेलिंग निषादा. Drona, a Brahmana, knew the dharma, so following the dharma, he refused to take on Eklavya as he was a low-born Nishada, right? So जो क्या है, social, we can say casteism है, वो बहुत prevalent था उस time, right? So Drona had once told his favorite student Arjun that he would be unrivaled amongst his pupils, वो best होगा, right? When Drona approached Eklavya, he immediately acknowledged and honored him as his teacher. Drona demanded his right thumb as his fee honorarium and Eklavya unhesitantly cut it off and offered it to Dronacharya. But thereafter, when he shot with his remaining fingers, he was no longer as fast as he had been before. Thus, Dronacharya kept his word कि Arjun will be the best. Clear है? चलिए अब जो तीसरा क्वेश्चन है, in your opinion, is it justified? अगर नहीं तो उसका आंसर दीजिए, अगर हाँ क्योंकि भैया वो धर्म था उनका, तो आप उसको जस्टिफाई कीजिए, दोनों ही सही होंगे एज पर योर एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे वी हैव अनदर एक्सट्रैक्ट, अ टाइगर लाइक हस्बैंड, जहाँ पे आदि परवान की स्टोरी बताई गई है, समरी ऑफ द स्टोरी फ्रॉम महाभारता। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ डिड द स्टोरी ऑफ आदि परवान play an important role in shaping the value and ethos of the society? How is this story a unique example of exogamy? Exogamy यानी कि marrying outside the clan. How did Hidimba and Yudhishthira interpret dharma in this context? तो पूरी स्टोरी पढ़िए और आंसर दीजिए, right? So you can pause and read the story, right? और फिर आपका आंसर यहाँ पे सबसे पहले
The story of Adi Parvan suggested that there was diversity in this subcontinent. There were people whose livelihood and social practices did not match with the Brahmanical thoughts. Diversity है इस planet पे, right? सब अलग-अलग सोचते हैं. So for example, the Rakshas class in this story, but society accepted them with some reservations. Here also Hidimba was accepted with some preconditions, right? Second answer, exogamy refers to the marriage outside the unit. Here Hidimba belonged to Rakshas clan and Bhim belonged to Kshatriya class. So their marriage and conjugal life is a unique example of exogamy. Hidimba temple देखा है ना आपने मनाली में. Hidimba gave up her friends, kin and dharma for the sake of her love for Bhim. She considered her love as the ultimate goal in her life. On the other hand, Yudhishthira agreed to the marriage of Hidimba with Bhim by seeing the love of Hidimba for Bhim. Here, Yudhishthira went beyond the regular boundary of dharma in our society. चलिए, next जो हमारा question है, द्रौपदी's questions, right? ये हमें एक extract given है. Question number 1 कह रहा है, how did Draupadi's question unsettle everyone in the assembly? What was the implication of her question? What makes Draupadi's question admirable? क्या सवाल पूछा गया? Draupadi was supposed to have asked Yudhishthira whether he had lost himself before staking her. Two contrary opinions were expressed in this response to this question. क्या question है? Whether he had lost himself, खुद को खोया जो मुझे दाव पे लगा रहे हो. One, that even if Yudhishthira had lost himself earlier, his wife remained under his control so he could stake her. Two, that an unfree man, as Yudhishthira was when he had lost himself, could not stake another person. The matter remained unresolved. Ultimately, Dhritarashtra restored personal freedom to the Pandavas and Draupadi. तो यही आपके आंसर्स बनेंगे, right? पूरा सेल्फ सफिशिएंट पैसेज है जिसमें आपका आंसर आ रहा है. आगे चलते हैं. चैप्टर नंबर 4 का पैसेज है रूल्स फॉर मंक्स एंड नन्स, जिसमें आपको भिक्खूज एंड भिक्खुनीज के जो रूल्स हैं जो उन्हें फॉलो करने वो बताए गए हैं. सो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन एनी 2 रूल्स गवर्निंग द लाइव्स ऑफ द भिक्खूज एंड भिक्खुनीज. Why were the bhikkhus and bhikkhunis expected to share their alms with other members of the Sangha? How Vinaya Pitaka describes the teachings of Buddha, right? तो यहाँ पे 2 rules already passage में given है, right? So कोई भी 2 rule हम बता देंगे. यहाँ पे given है, अगर in case a bhikkhu arriving at a family residence is presented with cakes and cooked grain meal, he may accept 2 or 3 bowlfuls if he desires. If he should accept more than that, it is to be confessed. बताना है, right? ग्रुप में. So ये सारा कुछ जो blankets है 6 साल तक आप यूज करेंगे वो सारा आप बताएंगे. देन सेकंड क्वेश्चन में पार्ट ऑफ द रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है क्या? टू शेयर देयर आल्म्स यानी कि जो भी उन्हें पैसे या फिर खाना मिला है उसको शेयर करना, क्योंकि ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्री का रूल है. इट वॉज बेस्ड ऑन कंपैशन फॉर फेलो बींग्स, हेल्पिंग, शेयरिंग इज केयरिंग. इसीलिए विनाया पिटका में कैसे डिस्क्राइब्ड है बुद्धा की टीचिंग? वर्ल्ड इज टेम्पररी, वर्ल्ड इज फुल ऑफ शाखा, गुड कर्मा टू एस्केप फ्रॉम रीबर्थ. जो सारे हमने बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं वो लिख देने हैं. क्लियर है? आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बुद्धिज्म इन प्रैक्टिस पे, राइट? सो सुत्त पिटका से एक पैराग्राफ आपको गिवन है, राइट? चलिए. सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन व्हाट वेज शुड अ मास्टर लुक आफ्टर हिज सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉइज? In what ways should the clansmen look after the needs of samanas and explain the main aspects of Buddhist philosophy? तो ये पूरा हमें पैराग्राफ में गिवन है. By assigning them work according to their strength, एक एम्प्लॉयर को कैसे ट्रीट करना चाहिए? By supplying food and wages, by looking after them during sickness, basic जो मैं कह रही हूँ common sense, right? क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पे भी बाय अफेक्शन इन एक्ट्स एंड स्पीच एंड माइंड, बाय कीपिंग ओपन हाउस टू देम, बाय सप्लाइंग देम विद देयर वर्ल्डली नीड्स, राइट? और तीसरा क्या टीचिंग्स हैं? द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इट इज ऑल्सो सोललेस, नथिंग इज परमानेंट और एटर्नल इन इट, सोरोज आर अ पार्ट ऑफ लाइफ. ये सब हमने बता दिया. सो एवरीथिंग इज इन रिलेशन टू योर एनसीईआरटी. अनदर पैसेज द थेरिगथा, ये क्या है? दिस यूनिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट पार्ट ऑफ द सुत्त पिटका इज अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस कंपोज्ड बाय भिक्खुनीज, राइट? जो फॉलोअर्स थे बुद्धा के, उन्होंने ये एक
वी वुड से खुद कंपोज किया, राइट. सो दिस इज द थेरिगाथा, राइट. इट प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू women's social and spiritual experiences. Puna, a dasi or slave woman, went to the river each morning to fetch water for her master's household. There she would daily see a Brahmana performing bathing rituals. One morning she spoke to him. The following are verses composed by Puna, recording her conversation with the Brahmana. So ये जो हुआ उन्होंने कॉन्वर्जेशन में लिखा, राइट. चलिए, सो क्वेश्चंस की बात करें तो एक्सप्लेन द आइडियाज ऑफ पुना विद 2 एग्जाम्पल्स. What justification did the Brahmana give for his daily dip in river? Explain the core of Buddhist philosophy that is being conveyed through their gatha. तो ये पूरा पढ़ के हमें क्या समझ में आया, चलो देखते हैं, पढ़ते हैं. I am a water carrier. Even in the cold, I have always gone down to the water, frightened of punishment or the angry words of high-class women. So what are you afraid of, Brahmana? That makes you go down to the water. कि आप डुबकी लगाते हो रोज. Though your limbs shake with the bitter cold, the Brahmana replied, I am doing good to prevent evil. Anyone young or old who has done something bad is freed by washing in the water. जैसे हम कहते हैं ना, गंगा में सारे पाप धुल जाते हैं. Puna said, whoever told you are freed from evil by washing in the water, in that case all the frogs and turtles would go to heaven and so would the water snakes and crocodiles. Instead, don't do that thing, the fear of which leads you to the water. Stop now, Brahman, save your skin from the cold. पाप ही मत करो कि धोने पड़े, राइट. तो यही पूरा आप इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे. These are your answers. परफेक्ट. आगे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट पैसेज है अ प्रेयर टू अग्नि. इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए. हियर आर 2 वर्सेस फ्रॉम ऋग्वेद इन्वोकिंग अग्नि, द गॉड ऑफ फायर. ठीक है. व्हाई वाज वैदिक संस्कृत सिग्निफिकेंट? क्वेश्चन नंबर 1. एक्सप्लेन एनी 2 वैदिक ट्रेडिशंस ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस and why were sacrifices performed during Vedic period? So, bring, O strong one, this sacrifice of ours to the gods, O wise one, as a liberal giver. Bestow upon us, O priest, abundant food, Agni obtained by sacrificing mighty. So, ये पूरा वर्स है यहाँ से लेके यहाँ तक. Verses such as these were composed in a special kind of Sanskrit known as Vedic Sanskrit. They were taught orally to men belonging to priestly families. Clear है? आंसर देखें. Vedic Sanskrit is significant because it was used to compose verses from the Vedas. इसी को आंसर में लिख दिया. It was a special kind of Sanskrit taught to men belonging to priestly families. दोनों लाइंस को हमने आंसर के हिसाब से मॉडिफाई करके लिख दिया. Right? 2 Vedic traditions of religious beliefs and practices, sacrifices or yajnas, Ashwamedha, Vajpayee, Rajasuya, chanting of mantras, prayer to gods, Agni, Varun and Indra. Simple बता दिया. आगे चलते हैं. So sacrifices were performed to appeal to gods for abundant food, जो mentioned है. भैया बहुत कुछ खाने को मिले, right? टू अपील टू गॉड्स फॉर काउस, बेसिकली रोटी कपड़ा मकान जरूरत है जो, राइट. अबंडेंट वेल्थ के लिए, नरिशमेंट के लिए, सन्स के लिए, पुत्र के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए. चलिए, मूविंग ऑन टू आवर बुक 2 थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स. द चाइल्ड सती पे आपको पूरा पैराग्राफ गिवन है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई डिड बर्नियर कंसिडर द ट्रीटमेंट एज अ क्रूशियल मार्कर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सोसाइटीज. जो एक टॉपिक है फ्रेंकोइस बर्नियर का, वही यहाँ पे दे दिया है. आपको बताना है क्यों एक डिफरेंस है, राइट. सो व्हाट रोल डिड द इंडियन पेट्रियार्कल सोसाइटी प्ले टुवर्ड्स दिस सोशल इविल ऑफ सती? कंपेयर द कंडीशन ऑफ द विमेन ऑफ दैट एरा विद टुडेज सिचुएशन. तीनों ही बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सो क्या डिफरेंस था? इन वेस्टर्न सोसाइटीज विमेन टुक पार्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. वो इक्वली पार्टिसिपेट करती थी वर्क लाइफ में भी, राइट. सो बियॉन्ड द हाउस होल्ड भी उनका रोल था, राइट. विमेन रिसीव्ड एजुकेशन इन द वेस्ट, राइट. और मेल सेंट्रिक सोसाइटीज ईस्ट में है, वहां पे नहीं है. देयर इज फ्रीडम फ्रॉम जेंडर बायस, राइट. एग्जाम्पल में हम सती का ही रोल, एग्जाम्पल में हम सती का ही प्रैक्टिस डाल सकते हैं, राइट.
फिर पेट्रियार्की में बता देंगे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, सोशल इनइक्वालिटीज प्रोमिनेंट थी, राइट। कंपैरिजन करें तो आज के वक्त हर एक आप सोशल स्फेयर, पॉलिटिकल स्फेयर, इकोनॉमिक स्फेयर में कंपेयर कर सकते हैं कैसे आज की विमेन घर से बाहर निकलती हैं, पॉलिटिकली भी वो रिप्रेजेंटेड हैं हमारी कंट्री में, राइट। इकोनॉमिकली भी उनका रोल है, सोसाइटी में क्या योगदान है, राइट। तो ऑल ओवर वी कैन से इन ऑल डायमेंशंस अब बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। मूविंग ऑन टू द सिस्टम ऑफ वर्णास, वर्ण सिस्टम का एक्सप्लेनेशन है इस पैराग्राफ में। सो व्हाई ब्राह्मणास वर कंसिडर्ड सुपीरियर, how did Al-Biruni disapprove the notion of caste pollution, and who lived together yet segregated, what impact did they have on the society, right। so यहाँ पे वर्ण सिस्टम एक्सप्लेन किया गया है और आपको आंसर देना है। सो यहाँ देखिए द ब्रह्मा और ब्राह्मण इज ओनली अनदर नेम फॉर द फोर्स कॉल्ड नेचर एंड द हेड इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज व्हाई द ब्राह्मणास आर द चॉइस part of the whole genus, therefore the Hindus consider them as the best of mankind, right। clear है। so the head of the Brahma and the Brahman, इसीलिए superior status given है। उसके बाद क्षत्रियास आते हैं, फिर वैश्यास आते हैं और फिर शूद्रास आते हैं, right। these classes differ from each other, they live together in same towns and villages, mixed together in the same houses and lodgings। कौन साथ रह रहा है, वैश्यास एंड शूद्रास, राइट। सो पूरे हमें आंसर इस पैसेज में ही मिल गए हैं। तो हियर आर योर आंसर्स, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो ये वाला जो हमारा पैसेज है, ये जो हमने पोस्टल सिस्टम पढ़ा था ना, क्या होता है रिले रेस की तरह, हॉर्स वाला, राइट। तो ये वो है, यहाँ पे आप देखिए, राइट। इन इंडिया द पोस्टल सिस्टम इज ऑफ 2 काइंड्स। ये आई गेस 2019 का पेपर है, यही एग्जाम मैंने दिया था क्योंकि मुझे याद आ रहा है, राइट। चलिए, सो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द 2 काइंड्स ऑफ पोस्टल सिस्टम, एक्सप्लेन हाउ द फुट पोस्ट वर्कड, हाउ डिड द स्टेट एनकरेज मर्चेंट्स इन द 14th सेंचुरी। ये पूरा आपको गिवन है, इसमें एक्सप्लेन्ड है, बस आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। द 2 पोस्टल सिस्टम्स वर द हॉर्स पोस्टल सिस्टम एंड द फुट पोस्ट सिस्टम, राइट। दोनों हमने पढ़े हैं एनसीईआरटी में, राइट। क्या होता है, एक्सप्लेन द फुट पोस्ट सिस्टम, रिले की तरह कि हर एक 3 माइल के डिस्टेंस पे एक विलेजर होता है, राइट। सो 3 stages they were called the dawa. It was 1/3 part of a mile. There was a village with dense population at a distance of every 3 mile. There were 3 centers outside it. The people used to sit in these centers to start their work. So ये पूरा ऐसे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। स्टेट ने क्या किया, एनकरेज किया ट्रेडर्स को थ्रू स्पेशल स्टेप्स। ऑल द ट्रेड रूट्स हैड सराइज एंड रेस्ट हाउसेज। एनसीईआरटी बेस्ड है। चलिए सो मूविंग ऑन टू भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। हमारा सबसे पहला पैसेज है अ डेमन। दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम अ पोएम बाय कराईकल अम्मयार in which she describes herself। तो यहाँ पे ये कराईकल अम्मयार क्या है, she was a devotee of Shiva, she was a women devotee, जो हमने साउथ इंडिया में जब बात करी है वहां पे हमने इनके बारे में पढ़ा है। आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनालाइज हाउ कराईकल अम्मयार हैड डिफरेंटली डिपिक्टेड हरसेल्फ फ्रॉम द ट्रेडिशनल नेचर ऑफ ब्यूटी। Analyze how this composition of Ammayar pose a challenge to patriarchal norms। आ गई ना वो बात जो हमने NCERT में पढ़ी, right? Analyze any 2 aspects of renunciation of her social obligations। कैसे उन्होंने जो ट्रेडिशनल सोशल नॉर्म्स थे उनसे हटके एक इम्पैक्ट छोड़ा, राइट। चलिए, सो पोएम से पढ़ के हमने क्या समझा, she had depicted herself as demoness with bulging vein, protruding eyes, white teeth and shrunken stomach। So according to patriarchal norms, a woman is supposed to be a goddess, delicate, beautiful and bearer of home। By not following these norms and depicting herself as a demoness, she has posed a challenge to patriarchal norms। या फिर इसमें जो हमने NCERT में पढ़ा, right, women devotee का, how she was expressive and वो भी पोएम और सॉन्ग्स लिखती थी, राइट। 2 aspects are wandering in forests and dancing like Shiva with cool limbs। ये in specific to the passage है, राइट। परफेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पे टीचर्स को वैल्यू पॉइंट्स मिलते हैं, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखना, जो आप समझे, जो आपकी इंटरप्रिटेशन है वो लिखनी है। क्लियर है। चलिए
हमारा नेक्स्ट पैसेज है रिचुअल एंड द रियल वर्ल्ड. हियर इज अ वचना कंपोज्ड बाय बसवाना. यहाँ ये भी हमने पढ़ा है, राइट. व्हेन दे सी अ सर्पेंट कार्व्ड इन स्टोन दे पोर मिल्क ऑन इट, राइट. So who was Basavana? NCERT question. Which cult and region did he belong to? NCERT question. Describe Basavana's attitude towards rituals. Clear है? चलिए. Basavana was a Brahmana, initially a Jain and a minister in the court of Chalukya king. Right? He was from the Karnataka region and the cult that he started was known as Lingayats, wearers of Linga or Veerashaiva's heroes of Lord Shiva. Right? Lingayats believe that after death the devotee will be united with Shiva. So they do not practice funeral rites like cremation. Instead they bury the dead. They were against the caste system and approved post puberty marriage and widow remarriage. NCERT based पूरा आपका ये question था. Moving on to our next chapter, विजयनगर. So यहाँ पे कॉलिन मैकेंजी पे है हमारा passage. So who was Colin Mackenzie? NCERT based. How did Mackenzie try to rediscover the Vijayanagar Empire? How was the study of Vijayanagar Empire useful for East India Company? यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया है he was appointed as the first Survey General of India, right? तो इंफॉर्मेशन यहाँ भी है हमारे पास. क्लियर है? By studying Vijayanagar, Mackenzie believed that East India Company could gain much useful information on many of these institutes, laws and customs whose influence still prevails among various tribes of natives, forming the general mass of the population to this day. तो पूरा आंसर नंबर 3 पैराग्राफ में ही हमें मिल गया है. क्लियर है? चलिए. So Colin Mackenzie was an engineer and a cartographer. He was an employee of the East India Company. He prepared the first survey map of the Hampi. ये हमने NCERT based लिखा है, आप पैराग्राफ से भी ले सकते थे, right? और उन्होंने कैसे विजयनगर को रीडिस्कवर किया? He recorded the tales of local histories and surveyed sites to get better understanding of past. राइट फिर थर्ड में हमने बता दिया है जो हमने पैसेज में मैंने आपको पढ़ के सुनाया. परफेक्ट. आगे चलते हैं. ये हमारा चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है इरिगेटिंग ट्रीज एंड फील्ड्स. राइट सो पूरा हमें पैराग्राफ गिवन है. क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन कह रहे हैं एक्सप्लेन द इरिगेशन टेक्नोलॉजी ऑब्जर्व्ड बाय द एम्परर. What was the necessity of irrigation? List any 2 factors which are responsible for the expansion of agriculture in India. चलिए. So सबसे पहले irrigation technology बताएं तो many parts of country had no running water. In Lahore, Deepalpur and nearby areas, people watered by means of wheel. फिर आगरा, चंदवार, बयाना, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज देखिए. मेनी टाउन्स इन कल्टिवेटेड लैंड, इट नोवेयर हैज रनिंग वाटर. ठीक है, तो रनिंग वाटर भी नहीं है. पीपल अरेंज वाटर बाय मीन्स ऑफ व्हील. तो पूरा हमें पैसेज में गिवन है इरिगेशन फैसिलिटी कैसी थी. राइट सो ये हमारा आंसर बन गया. फिर नेसेसिटी क्या थी इरिगेशन की? यंग ट्रीज के लिए वाटर वाज रिक्वायर्ड. राइट देन 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर की एक्सपेंशन इन इंडिया. लार्ज मेजर ऑफ लैंड, लेबर फोर्सेस, मोबिलिटी ऑफ पेजेंट्स, जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है. राइट चलिए नेक्स्ट सोर्स पे चलते हैं. तो यहाँ पे है क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट्स फॉर एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स. अगेन आपको चंदी मंगला के बारे में बताया गया है जो एक पोयम है कंपोज बाय मुकुंदराम चक्रवर्ती. सो यहाँ पे क्या क्वेश्चंस है? व्हाट फॉर्म्स ऑफ इंट्रूशन इनटू द फॉरेस्ट डज द टेक्स्ट सजेस्ट? किस तरीके से फॉरेस्ट में आउटसाइडर्स इंट्रूड करते थे. इवैल्यूएट द कॉन्सेप्ट ऑफ जंगली इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोर्स. पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है फॉरेस्ट ड्वेलर्स में जो हमने पढ़ा है. एनालाइज एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ फॉरेन इंट्रूशन ऑन द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स. ये भी हमने पढ़ा है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है. द फॉर्म्स ऑफ इंट्रूशन सजेस्टेड बाय द टेक्स्ट आर from the north came the Das people, from the south came the harvesters, Sufis and foreigners. Right in the context of the source, jungli means forest dwellers. Right उन्हें जंगली बोला जाता था. Those whose livelihood came from gathering forest produce, hunter gatherers जो थे. 2 इफेक्ट्स ऑफ इन्वेजन क्या है? पेशकश वो देते थे एलिफेंट्स की. स्प्रेड ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर, ट्रेड इंक्रीज हो गया. बीज वैक्स. राइट ऐसी सारी जो प्रोडक्ट्स थे जो फॉरेस्ट में मिलते थे वो ट्रेड में यूज होने लगे. राइट मैनी ट्राइबल चीफ बिकेम जमींदार्स और किंग्स. ये इफेक्ट्स हैं जो हमने एनसीईआरटी में पढ़े हैं. सो ये एक और सोर्स है हमारा एम्परर अकबर इन हिज प्रोफाउंड सैजेसिटी
classified the lands and fixed a different revenue to be paid by each, right? तो यहाँ रेवेन्यू की बात हो रही है, लैंड रेवेन्यू की बात हो रही है. चलिए देखते हैं. So क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? Why was Chachar land left uncultivated for some 3 to 4 years? Explain the basis of this classification. Do you think it was a sound basis to assess the revenue? Right? चलिए, so यहाँ पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं. Polage is land which is annually cultivated for each crop in succession and is never allowed to lie fallow, जिसपे हमेशा cultivation होती है, agriculture होती है. Paroti is land left out of cultivation for a time that it may recover its strength. वापस से हरियाली आ जाए तब तक के लिए छोड़ देते हैं. और Chachar is land that has lain fallow for 3 to 4 years. Banjar is land uncultivated for 5 years and more, right? Of the first two kinds of land, there are 3 classes: good, middling and bad, depending on the production. They add together the produce of each sort, and the third of this represents the medium produce, 1/3 of which is exacted as the royal dues, जो proportion state को जाता है. So यहाँ पे हमें आंसर मिला है क्यों छाछर को इतने टाइम तक छोड़ दिया जाता था, ताकि वो अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर ले. टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस as continuous cultivation will strain land's fertility. क्लियर है? सेकंड, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थे जो हमने पढ़े? पोलज, परौती, छाछर, बंजर. तो ये क्या कर दिया? फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया, राइट? क्या ये बेसिस सही था? यस और नो, डिपेंडिंग ऑन योर रीजनिंग. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ सिल्वर केम टू इंडिया. ये पूरा टॉपिक है जिसमें हमने किसकी बात करी है? ट्रेड के थ्रू कैसे सिल्वर कॉइन्स, इस करेंसी इंडिया में आ रही थी. तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ कुड द मुगल एम्पायर अक्यूमुलेट इनॉर्मस वेल्थ. एक्सप्लेन. ट्रेड के थ्रू. हाउ डिड सिल्वर ट्रेवल्ड अक्रॉस द ग्लोब टू रीच इंडिया. कैसे? अमेरिका, आफ्टर रनिंग थ्रू सेवरल किंगडम्स ऑफ यूरोप, goes partly into Turkey, right? फिर into Persia, then way of Smyrna for silk, and फिर ओमान, फिर टर्की से इंडिया के पास आता है, राइट? सो कैसे सर्कुलेट हो रहा है? हाउ वर द ट्रांजैक्शंस मेड इन द 17th सेंचुरी इंडिया. कैश नेक्सस, राइट? चलिए, सो कैसे आता था? इंडिया वॉज अ हब ऑफ ट्रेड. हम ट्रेड के बारे में बताएंगे. तो सिल्वर पहले अमेरिका से और फिर कैसे ट्रैवल करता था? यूरोप टू टर्की, देन पर्शिया एंड देन टू हिंदुस्तान और इंडिया, राइट? ट्रांजैक्शंस इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स. मेजॉरिटी ऑफ कॉइन्स फाइनली रीच्ड इंडिया एंड मेजॉरिटी ऑफ गुड्स फाइनली रीच्ड किंगडम्स ऑफ यूरोप, राइट? कैश नेक्सस की भी आप बात कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सोर्स, द आइन ऑन लैंड रेवेन्यू कलेक्शन. आइन अकबरी में क्या बोला गया है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में? Explain the Kankut system of land revenue. How was the land revenue assessed in the case of Batai or Bhaoli? Do you think that the land revenue system of the Mughals was flexible? तो एक बार ये पढ़ते हैं. Let the Amil Guzar. Amil Guzar कौन था? कौन था? फटाफट कमेंट करके बताओ. अभी चैप्टर पढ़ा है, वन शॉट में जाके वीडियो देखो. नॉट मेक इट अ प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग ओनली इन कैश बट ऑल्सो इन काइंड. है ना? हमने पढ़ा है सिर्फ कैश में नहीं, काइंड में भी आप जो प्रोड्यूस है वो भी ले सकते हैं एज टैक्स. सो द लैटर इज अफेक्टेड इन सेवरल वेज. काइंड में फर्स्ट कनकुट. In the Hindi language, kan signifies grain and kut signifies estimate, right? So if any doubts arise, the crops should be cut and estimated in 3 lots: the good, middle and inferior, and hesitation should be removed, right? So पैसे की जगह क्या ले लेंगे? कनकुट. जो ग्रेन है उसको एस्टिमेट करेंगे ये कितने का होगा और उतना हम शेयर ले लेंगे, right? So this is the कनकुट system. Often too, the land taken by appraisement gives a sufficiently accurate returns. Secondly, ये बताई, right? या फिर भावली. The crops are reaped, stacked and divided by agreement in the presence of parties. But in this case, several intelligent inspectors are required. Otherwise, the evil-minded and false are given to deception, right? ताकि सबको equally अच्छे crops मिलें. तो ये हमने बता दिया. ठीक है, फिर थर्ड देखिए. Thirdly, खेत बताई, which when they divide the fields after they are sown. Fourthly, land बताई. तो यहाँ पे different types of revenue collection बताया गया है, right? So हमने ये आंसर में बता देना है. This is your topper's answer explaining the same. ठीक है, चलिए moving on to the next source based questions. ज्योतिदार और जमींदार के बारे में है.
So mention the various ways in which the Jotidars of Dinajpur resisted the authority of zamindars. ये पूरा एक टॉपिक भी है. Describe the ways in which the Jotidars undermine the power of zamindars. NCERT based. Mention how the zamindars reprimanded the defiant Jotidars. Easy question है. The Jotidars resisted the authority of zamindars in the following ways. They paid only few rupees as revenue and बाकी बैलेंस रखते थे जो हम इंस्टॉलमेंट में देंगे. They held more land than what was given to them as pothas. In case of summoning, जब उन्हें बुलाया जाता था, they approached the police station against जमींदार. Right? Jotidars undermined the power of zamindars by having more money power and being more influential over the villagers. Right? क्लियर है. वो रैयत को, फार्मर्स को, पेजेंट्स को भड़काते थे कि मत दो रेवेन्यू, मत दो टैक्स, और ऐसे वो अपनी अथॉरिटी दिखाते थे जमींदार्स के ऊपर. वो क्या करते थे, जमींदार्स बदले में उन्हें कचहरी, कोर्ट लेके जाते थे एंड लॉन्ग आवर्स तक उनकी क्लास लेते थे, मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाते थे. रेबल्स इन द राज पे चलते हैं. So, Nawab Wajid Ali Shah was dethroned and exiled to Calcutta on the plea that the region was being misgoverned. Right? Very important. लखनऊ की बात करी जा रही है. Right? Question देखते हैं, ये हमने NCERT में पढ़ा हुआ है. Question क्या कह रहा है? Why was Nawab Wajid Ali Shah dethroned and exiled to Calcutta? Why did people bemoan and show an emotional upheaval? And what human values are revealed in the above passage? Very, very, very important. If you have read the NCERT, आपको आंसर पता है. He was dethroned and exiled to Calcutta on the plea that the region was being misgoverned. Given है passage में, right? Clear है. फिर obviously the नवाब was loved and respected by his people, तो उन्होंने भी बहुत शोक मनाया इस बात का. Right? Emotional bond between the ruler and his subject दिखाता है ये passage. चलिए next जो passage है, villagers as rebels. Examine the problem faced by the British in dealing with these villagers. Why were people of Oudh या फिर अवध hostile against the British and how did the British suppress the rebels? Important and yet easy questions जो आपकी NCERT में है. रहा टॉपर का आंसर. प्रॉब्लम्स फेस बाय ब्रिटिश, गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक जो अवध के लोगों ने अपनाई कि वो जो हम कहते हैं बहुत ज्यादा अग्रेसिवली वॉयलेंस के साथ विद्रोह करने लगे. राइट? विलेज पीपल वर आर्म्ड विद गन्स, दे वर present in large numbers. Why were they hostile यानी कि violent? Because their beloved Nawab Wajid Ali Shah was exiled to Calcutta. The Talukdars were disposed of and Britishers imposed high taxes in the summary settlement of 1856. British suppressed the rebels by passing acts like martial law, है ना, जहाँ पे क्या थी punishment? Death. Right? Attack करे from Punjab into Delhi, from Calcutta into North India. Right? Armed struggle against villagers किया, inciting landlords by giving lands, hence by breaking the unity between the village people. Right? चलिए हमारा नेक्स्ट सोर्स है वो है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट से. Why was the salt a symbol of protest? This is what महात्मा गांधी wrote. तो सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च के बारे में ये पूरा का पूरा आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है. चलो क्वेश्चंस एनालाइज करते हैं. Why was salt monopoly introduced by the British considered as a curse by the Indians? क्यों? क्योंकि हम अपने ही लैंड पे जो नेचुरल रिसोर्स है उसको अपने लिए यूज नहीं कर सकते. राइट? राइट? How did Gandhiji illustrate his tactical wisdom with regard to salt monopoly and explain the significance of Gandhiji's challenge of salt protest? तो salt monopoly क्यों बुरी थी? 4 रीजंस हैं. Government destroys the salt which cannot be sold profitably. Law prevents manufacturing of salt and destroys what nature manufacturers without effort. कि भाई आप ना ही सेल कर सकते हैं सॉल्ट का, सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, ना ही आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. और salt officers were posted for preventing the locals from carrying out the natural salt. Right? It deprives people of valuable village industry. चलिए एंड ये आपका बाकी आंसर है. राइट? कैसे उन्होंने टैक्टिकली अप्लाई किया. he broke the salt law to easily mobilize a wider discontent against the British rule. Right? So जैसे यहाँ पे मेक इन इंडिया की बात होती है, वहाँ पे this was a call for, and through salt law he was trying to connect everyone with nationalist movement. Right? Perfect. आगे चलते हैं. अगेन ये हमारा
सॉल्ट टैक्स लॉ दांडी मार्च पे है. टुमारो वी शैल ब्रेक द सॉल्ट टैक्स लॉ. क्या क्वेश्चन है? व्हाट वर द एप्रीहेंशंस ऑफ महात्मा गांधी व्हेन ही स्टार्टेड द दांडी मार्च, राइट? कि क्या मतलब उनको डाउट्स थे, क्या उनको लग रहा था प्रॉब्लम्स आएंगी. व्हाई डिड गांधी जी से दैट द गवर्नमेंट डिजर्व्ड एप्रिसिएशन एंड व्हाई वाज द सॉल्ट मार्च वेरी सिग्निफिकेंट? क्या एप्रीहेंशन थी, क्या डाउट्स थे? दैट गवर्नमेंट माइट परहैप्स लेट द पार्टी कम टू दांडी बट नॉट गांधी. गांधी जी को नहीं वो अलाउ करेंगे. गवर्नमेंट डिस्प्लेड पेशेंस एंड forbearance and allowed गांधी टू रीच दांडी, तो इसीलिए अप्रिशिएबल है, राइट? एंड देन सॉल्ट मार्च इंपॉर्टेंट क्यों थी? गांधी जी को लाइमलाइट में लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसमें मूवमेंट, इस मूवमेंट में विमेन का भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन था एंड ये एक नेशनल मूवमेंट का वी कैन से यूनिफिकेशन के सेंस में बहुत अच्छी शुरुआत थी. इट फोर्स्ड द ब्रिटिश टू थिंक दैट देयर ब्रिटिश राज विल नॉट कंटिन्यू फर्दर एंड गांधी मोबिलाइज्ड अ वाइडर डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. द होल नेशन इज अराउज्ड. सब अवेकन हो गए और आजादी की अब जो लड़ाई है वो ज्यादा दूर नहीं थी. चलिए मूविंग ऑन टू आवर लास्ट चैप्टर, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये जो हमारा पैसेज है क्या कह रहा है? Hansa Mehta of Bombay demanded justice for women and not reserved seats or separate electorates. Justice, social justice, economic justice, political justice. Hansa Mehta did not demand reserved seats for women. Give reasons. What could be the basis of mutual respect among men and women? Explain the ways in which the women can be empowered economically, economic sense में. So Hansa Mehta did not demand for reservation of seats. Political demand नहीं है, right? It would be divisive in nature. It could lead to resentment. She didn't want privileges for women. Instead, asked for opportunities to empower themselves. Basically, social, economic upliftment. Social and economic upliftment, social justice, equality, right? The basis of mutual respect among men and women. एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, कंट्रीब्यूशन और रोल में इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन, विमेन ट्रीटेड एट पार विथ मेन, बेसिकली इक्वालिटी, राइट? जो भी कीवर्ड्स आपके पैसेज में मेंशन है आप सब लिखेंगे, राइट? इकोनॉमिकली क्यों पावर किया जाए? इक्वल राइट्स इन प्रॉपर्टी हो, एक्सेस टू एजुकेशन हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो, राइट? चलिए, सो बेसिकली योर सोशल एंड कल्चरल राइट्स. सो बेसिकली योर So basically economic justice. Next जो हमारा सोर्स है, there cannot be any divided loyalty, right? ये हम कर चुके हैं. This has been repeated. गोविंद बल्लभ पंत वाला, right? Perfect. आगे चलते हैं. जो next source है that is the real minorities are the masses of this country. So NG रंगा ने क्या बोला? Accepting objectives resolution introduced by Jawaharlal Nehru, NG Ranga said, Sir, there is a lot to talk about minorities. Who are the real minorities? Not the Hindus in the so-called Pakistan provinces. These people are so depressed, obsessed and suppressed. They are not able to take advantage of the ordinary civil rights. तो कौन है असल में जो माइनॉरिटीज हैं? सो क्वेश्चन क्या बोलता है? ऑन विच एस्पेक्ट डिड एनजी रंगा ड्रॉ अटेंशन? व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स डिड द ऑर्डिनरी विलेजर्स फेस? व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन वाज नीडेड फॉर द रियल माइनॉरिटीज? अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी है, तो आप बिना पैसेज को पढ़े ये आंसर दे सकते हैं. NG Ranga had drawn attention of minorities in economic terms who were poor and downtrodden. He felt that these people were so depressed and suppressed that ये civil rights तक की advantage नहीं ले पाएंगे. The tribal people, the scheduled tribes were considered the real minorities and hence they needed protection and assurances. Right? Ordinary villagers की क्या problems थी? Had problems with merchants and money lenders who took away their lands. Right? Protection and assurance were needed for the real minorities, the tribal people. Right? चलिए, जो next source है, British element is gone but they have left the mischief behind. Sardar Vallabhbhai Patel said, it is no use saying that we ask for separate electorates. तो ये आपका separate electorates का जो topic है वो है. तो question क्या कह रहा है? Why are separate electorates considered as a mischief?
State the arguments given by Sardar Vallabhbhai Patel for building political unity and forging a nation. How did the philosophy of separate electorates result in a separate nation? Separate electorate क्यों बुरे हैं? Because it was like a poison that had entered into politics. Separate electorate क्या होता है कि मुस्लिम्स के लिए जो मुस्लिम लीडर होगा वो चुनेंगे, उसमें कंपटीशन होगा, इलेक्शन होगा, और हिंदूज के लिए हिंदूज लीडर में कंपटीशन होगा, वो चुनेंगे, राइट? सो द डिमांड हैड टर्न्ड वन कम्युनिटी अगेंस्ट अनदर. इट कॉज्ड bloodshed, civil war, riots, and it divided the nation, right? बिल्डिंग पॉलिटिकल यूनिटी एंड फोर्जिंग अ नेशन, कैसे, क्या रोल था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, राइट? चलिए, और ये जो मैंने आपको समझाया फिलॉसफी ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, क्लियर? चलिए, हमारा नेक्स्ट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी. ये भी हम कवर कर चुके हैं पास्ट ईयर पेपर में. सो यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ वाज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज्ड एंड एक्सप्लेन इट्स रिजल्ट्स. What does Nehru's determination to pass the constitution show? Explain any two such difficulties that were faced by the Constituent Assembly apart from American Revolution. Which other revolution has been referred to here in the passage? So American Revolution से हटके क्या है? French Revolution है, right? और क्या डिफिकल्टीज आई? द प्रॉब्लम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, लैंग्वेज की प्रॉब्लम, जो सारे सब टॉपिक्स है आपकी एनसीईआरटी में, क्लियर है, राइट? सो देयर वर सर्टेन प्रॉब्लम्स इन मेकिंग ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक द फेडरल सिस्टम, कि भैया किसके पास ज्यादा पावर होगी, सेंटर या स्टेट, राइट? देयर वाज अनदर प्रॉब्लम, टू व्हाट एक्सटेंट वोटर्स कुड बी लिमिटेड, राइट? सो ये आपका आंसर होगा. अब जो दूसरा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है वो सोमनाथ लाहिरी जी पे बेस्ड है, राइट? जो उन्होंने बोला, right? I must congratulate Pandit Nehru for the fine expression he gave to the spirit of Indian people when he said that no imposition from British will be accepted on the people of India. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Why did सोमनाथ लाहिरी congratulate पंडित नेहरू, जो हमने पढ़ा फर्स्ट पैराग्राफ. Explain the intentions of the British in not framing the constitution beforehand. What did they want? How did he feel that the final power was still in the hands of the British? Somnath felt that the absence of constitution would mean dependence on the British. क्यों? For every little problem, Indians would have to run to the federal court in England. Indians would remain under the stranglehold or the shadow of the British. इसीलिए पहले से तैयार नहीं किया ताकि इंडिया बार बार आके उनसे पूछे. So he felt that the final power was still in the hands of the British, as the Indian Constituent Assembly was a creation of the British. Main point, India was still under British rule, ऐसा बोला गया, right? So yes, finally we are done with all our source based questions, right? These are the most important ones and the most asked questions. So आज की वीडियो के लिए इतना ही. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video. तो हमें कुछ 3 से 4 चीजें याद रखनी है अपना सोर्स बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए. सबसे पहले हमें कुछ 3 से 4 चीजें याद रखनी है while attempting our source based question. सबसे पहली चीज, always read the questions first. ठीक है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो सोर्स है उसका टाइटल पढ़ेंगे, मेन थीम समझेंगे किसके बारे में बात हो रही है, राइट? फिर हम जो क्वेश्चन में पूछा है वो कीवर्ड पैराग्राफ में, पैसेज में ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, सर्च द कीवर्ड, राइट? उससे रिलेटेड कुछ मिलेगा तो डेफिनेटली आंसर फ्रेम करेंगे. और एक्स्ट्रा नॉलेज आपको अप्लाई करनी है या यस जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ाई, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ऐसा नहीं हो सकता हर बार पैसेज बेस्ड ही आए, सिर्फ जो पैसेज में लिखा है उससे आपका आंसर बने. एनसीईआरटी में जो हमने पढ़ा है वो बेसिक नॉलेज अप्लाई करनी है. एंड ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कॉमन सेंस अप्लाई करो, कुछ भी उससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं जिसकी सेंस बन रही है. So yes, we are done with our source-based questions. Thank you so much for watching the video. आज के लिए इतना ही. You are at Humanities. Make sure to like, share and subscribe to the channel. Happy learning. I'll see you in the next video.